जो लोग अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम कोई अचानक नहीं आई और इसके बारे में आज से 23 साल पहले ही करगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश कर दी। 1999 के करगिल युद्ध के 3 दिन बाद करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना की औसत उम्र को 32 साल से घटाकर 26 साल किया जाए। सेना को हमेशा यंग और फिट होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए एकीकृत मैन पावर पॉलिसी बने। सेना में 17 साल की बजाय 7 या 10 साल की सर्विस हो। 7 या 10 साल की सर्विस के बाद अफसरों और जवानों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाए। नए उपायों से सेना की औसत उम्र घटे, यानी कमोबेश जो आज अग्निवीर में हो रहा है उसी की डिमांड करगिल युद्ध के 3 दिन बाद जो कमेटी बनी उसने की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने इसको नहीं देखा कि कैसे सेना में जो औसत उम्र है जवानों की उसको घटाया जा सके, यंग और एनर्जेटिक और सक्षम लोग जो हैं वो सेना में रहें। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है। सेना की औसत उम्र घटाने की बात क्यों कही जा रही है, इसे आप 1971 के युद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का दायरा बढ़ाया। साल 1963 में 2 लाख से 1967 में इसे 8 लाख किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर यंग ऑफिसर और सैनिक भर्ती हुए और जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो इसी यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जबकि पाकिस्तान ने 1950 में ही अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, इसलिए भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना उतनी युवा नहीं। सच यह भी है कि भारतीय सैनिक ज्यादा दमखम वाले और ज्यादा जज्बा रखने वाले थे, लेकिन उम्र भी एक फैक्टर था। यही वजह है कि दशकों से सेना में औसत उम्र को घटाने की बात हो रही है, क्योंकि सेना का पहला टारगेट देश को सुरक्षित रखना है। सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बॉस कि आप नौकरी करने गए, पेंशन मिल रहा है, इसको रख लो उसको रख लो। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए यंग ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। यह बात इंडी गठबंधन के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में वो सेना से जुड़े मुद्दे पर भी भ्रम की राजनीति कर रहा है। भ्रम और झूठ का चस्का इंडी गठबंधन को किस कदर लग चुका है, इसका दूसरा उदाहरण देखिए। और दूसरा उदाहरण वो नैरेटिव है जिसमें दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो आज नहीं तो कल गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी। लेकिन यह नैरेटिव भी नहीं टिक पा रहा। आज खुद नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ कह दिया कि गठबंधन फेविकॉल से सटा हुआ है बॉस, 5 साल कहीं नहीं जाने वाला। सुनिए ललन सिंह ने कैसे इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा। फिर आज लोकसभा में क्या हुआ है, क्यों ओम बिड़ला भड़क गए, वो भी दिखाता हूं। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है और यह अलायंस फेविकॉल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इंडी गठबंधन की राजनीति का यह लेवल आ गया है कि नई सरकार में लोकसभा के अंदर स्पीकर तक टारगेट किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई। इंडी गठबंधन स्पीकर ओम बिड़ला पर कभी माइक बंद करने का आरोप लगाता है, कभी बोलने का मौका न देने का आरोप लगाता है और कभी पक्षपात करने का आरोप लगाता है। लेकिन इन आरोपों की भी आज पोल खुल गई। आप खुद देखिए, आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने कैसे मोदी सरकार के मंत्री की जबरदस्त क्लास लगा दी। भाई मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है
आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। लेकिन झूठ और भ्रम फैलाने का नतीजा कभी कभी यह भी होता है कि इंसान फंस जाता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था, क्योंकि पिछली कई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। राहुल गांधी की पेशी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुई थी। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दी थी। उसी पर सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। अब यह मामला वैसे तो सिंपल सा है कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की, उस पर मानहानि का केस हुआ और आज राहुल गांधी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत आरोप लगाए गए, उनकी यानी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए आरोप लगाए गए। वो खुद क्या बोले उससे उनको मतलब नहीं है। राहुल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने बेंगलुरु में ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। राहुल गांधी के बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए 12 अगस्त की तारीख दी। 12 अगस्त को राहुल पर मानहानि का केस करने वाला पक्ष सबूत पेश करेगा। अब 12 अगस्त को पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या सबूत है और राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी या नहीं। लेकिन एक बार विजय मिश्रा के वकील को सुनिए। अब 20 फरवरी से लगातार वो नहीं आ रहे थे, करीब 10 पेशी चला मुकदमा, उसके बाद नहीं आए। कोर्ट ने उनको यहाँ तक कहा कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न कार्यवाही किया जाएगा, इसलिए आज उनको आना पड़ रहा है अदालत में। राहुल गांधी की एक मुसीबत यह भी है कि एक पूरा इकोसिस्टम उनकी इमेज चमकाने में लगा है, लेकिन वो खुद को खुद ही एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन उनके व्यवहार में गंभीरता अभी भी वो वाली नहीं दिखती जो कि एक नेता प्रतिपक्ष की होती। बल्कि अब तो राहुल गांधी का भड़काऊ अंदाज देश के सामने बार बार आ रहा है। कल लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जवाब देने के लिए वेल तक आ गए थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिट्टू को रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद भी रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ बढ़े। उस समय लोकसभा में राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को एक तरह से भड़काते हुए दिखाई दिया। आप तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का यह इशारा देखिए, कैसे राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू तक को कह रहे हैं कि आओ आओ आगे आओ आओ आओ, और कांग्रेस सदस्यों को भी वेल में जाने का इशारा कर रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं जो रोक रहे हैं, आप देखिए वहां पर उधर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वो बाद में उठकर रोकते हैं, समझाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू को। और एक तरफ राहुल गांधी है, क्या हो ना आओ आओ, इधर यहां मारा मारी जैसी स्थिति बन रही है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको रोकना चाहिए। वो क्या चाह रहे थे कि आज संसद की गरिमा तार-तार हो जाए? क्या राहुल गांधी खुद चाहते थे कि संसद में हंगामा हो, कोई बहस ना हो, चर्चा ना होने पाए? क्या कांग्रेस के सांसद जानबूझकर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रोशित हो जाएं? और जो कांग्रेस पार्टी 7 घंटे के बाद चन्नी के बयान से खुद को अलग कर रही है, राहुल गांधी तो वहीं बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं कहा जब अमृतपाल को का समर्थन कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, उसी वक्त कहते कि अरे चन्नी जी आप क्या बोल रहे हैं, खालिस्तान समर्थक का समर्थन कर रहे हैं। 7 घंटे बाद कहते कि हम चन्नी के बयान से अलग हैं, और यह वीडियो इससे भी अलग है। राहुल गांधी का इस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सदस्यों को उकसाना भड़काना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 जुलाई को भी संसद के दौरान में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने सांसदों को भड़काते दिखे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर 2 जुलाई की है, एक तस्वीर कल की है। एक तो राहुल गांधी वहां ऐसे बैठते हैं जैसे लगता ही नहीं कि सदन में बैठे हैं, लगता है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और उसके बाद वही कि हंगामा करो, वेल में जाओ। 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, और उस दौरान इंडी गठबंधन
के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आप देखिए राहुल गांधी उस दिन भी कह रहे थे कि हे यू जाओ वेल में। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया जाए। लोकसभा स्पीकर ने उस समय राहुल गांधी को फटकार भी लगाई, लेकिन उसका कोई असर अगर हुआ होता तो कल जो तस्वीर आई वो ना आती। लेकिन खुद दूसरों को भड़काने और उकसाने वाले कैसे दूसरों पर भड़काऊ होने के आरोप लगाकर उन पर एक तरह का बैन लगाने और उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, इसका आज आपको एक बड़ा उदाहरण भी दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के राज को अघोषित इमरजेंसी बताती है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। आप आरएसएस का ही मामला देख लीजिए। संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में बैन लगा, जिसे अब जाकर मोदी सरकार ने हटाया है। इस पर ये लोग हंगामा कर रहे थे। लेकिन संघ पर बैन लगाने के मामले में अब बड़ी सच्चाई बाहर आ रही। मोदी सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे बैन को हटाया तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुत आग लगी। लेकिन